हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। इस सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसका रेफरेंस बुक होगा हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय सोनाली बंसल एंड स्नेहिल त्रिपाठी। तो देखिए यहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ कॉन्सेप्ट को भी या कुछ ब्रीफली उन फैक्ट्स को भी जानेंगे जो रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर 1707 टू 1857। यानी कि मुगल एम्पायर का अगर आप रीज़न देखेंगे तो वो 1526 बाबर टू 1707 औरंगजेब के टाइम पीरियड तक था। 1707 से 1857 के टाइम को हम लोग लेटर मुगल एरा बोलते हैं या तो फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन का फर्स्ट फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टॉपिक में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग ब्रीफली जान लेंगे कि इस टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर कौन कौन से थे और क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे या मेजर जो भी पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली। उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुआ था या कौन कौन से यहाँ पे एम्पायर्स थे। फर्स्ट अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो लेटर मुगल 1707 से 1857 में कौन कौन आ जाएंगे। फर्स्ट है हमारा 1707 टू 1712 तक बहादुर शाह वन को आप ले सकते हैं। बहादुर शाह वन और इनको मुअज्जम शाह भी बोलते थे। यहाँ पे जो बहादुर शाह हैं इनको शाह ए बेखबर भी कहा जाता था। यहाँ पे इनके टाइम पीरियड में जो मराठा लीडर थे, मराठास में जो साहू थे, साहू को रिलीज़ किया गया था। साहू को जो बंदी बनाया गया था वो बनाया गया था औरंगजेब के टाइम पीरियड में, तो इनको यहाँ पे रिलीज़ किया गया था। तो नॉर्मली लेटर मुगल पीरियड्स में क्या किया गया, जो भी औरंगजेब की पॉलिसीज़ थे उन सबको कहीं ना कहीं रिवर्स किया गया था और अदर किंगडम्स के साथ, अदर जो भी स्टेट्स थे उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे साहू को भी यहाँ पे रिलीज़ किया गया था और बहादुर शाह को हम लोग शाह ए बेखबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेकंड जो मुगल एम्पायर हो जाएंगे लेटर मुगल्स फेज में वो होंगे 1712 से 1713 तक जहांदार शाह। देखिए ये इस टाइम पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जुल्फ़िकार खान, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, तो जुल्फ़िकार खान के सपोर्ट से जहांदार शाह गद्दी पर बैठे थे। और इस टाइम पे क्या हुआ था, जो भी टोडर मल का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था उसको चेंज करके यहाँ पे इजारा को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद यहाँ पे जो वेरियस सेक्शंस थे यानी कि जो मुग़ल कोर्ट था उसमें कहीं ना कहीं इंटरनल डिवीज़न देखने को मिला था। ये डिवीज़न था जैसे कि यहाँ पे तुरानी, ईरानी, अफ़गान्स और हिंदुस्तानी, कई तरह के ग्रुप इमर्ज हो गए थे। तो तुरानी तुर्क आप मान सकते हैं, ईरानीज़ इरानियन पीपल्स को मान सकते हैं, अफ़गान्स आपको पता है। यहाँ पे हिंदुस्तानी का मतलब होता है वो हिंदू मुस्लिम्स जो मुग़ल एम्पायर में किसी न किसी पोस्ट पे थे। तो वो उनका ओरिजिन जो था इंडियन था, यानी कि वो भारत में ही जन्म लिए थे और वो लोग मुगल्स की सेवा में थे, मुगल्स के साथ काम कर रहे थे। उनको हम लोग हिंदुस्तानी ग्रुप कहते थे। तो यहाँ पे इन सारे ग्रुप में बट गया था जहांदार शाह के टाइम में। और यहाँ पे जो इनका सपोर्टर थे वो थे जुल्फ़िकार खान, जो यहाँ पे वज़ीर भी बने थे। इसके बाद क्या होता है, जहांदार शाह के बाद फ़र्रुखसियर आते हैं। 1713 से 1719 तक का इनका टाइम पीरियड था। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि फ़र्रुखसियर जो है वो जहांदार शाह के नेफ्यू थे और फ़र्रुखसियर ने क्या किया था, जहांदार शाह को मार करके गद्दी पे बैठे थे। ये मतलब इनका लड़ाई हुआ था फ़र्रुखसियर का और जहांदार शाह का। और इसके बाद डिफीट होने के बाद, यानी जहांदार शाह के डिफीट होने के बाद फ़र्रुखसियर गद्दी पे आए थे और जहांदार के शाह के डिफीट के साथ ही फ़र्रुखसियर ने जुल्फ़िकार खान को भी मार दिया था। तो यहाँ पे फिर फ़र्रुखसियर आ जाते हैं आपके इस रीज़न में एक एम्पायर के रूप में। तो यहाँ पे इनका हेल्प किसने किया था, इनका हेल्प किया गया था सैयद ब्रदर्स के द्वारा। तो सैयद ब्रदर्स ने इनका गद्दी पे बैठने में इनकी मदद की थी। इसके बाद यहाँ पे जजिया और पिलग्रमेज टैक्स जो थे उनको भी हटा दिया गया था, उनको भी समाप्त कर दिया गया था। अगर यहाँ पे हम लोग सैयद ब्रदर्स की बात करें तो सैयद ब्रदर्स में दो लोग थे। एक का नाम था अब्दुल्ला खान और एक का नाम था हुसैन अली खान बैरो। तो यहाँ पे इनका नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक सैयद ब्रदर नाम इम्पॉर्टेंट है। इनको किंग्स मेकर भी कहा जाता है।
और जो फरमान ऑफ 1717 आप देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फरमान मिला था जिसके तहत वो लोग ट्रेड कर सकते थे बंगाल, बिहार और मद्रास के साथ, उनको ट्रेड करने का, एक फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिला था, वो इन्हीं के टाइम पर फर्रुखसियर के द्वारा ही 1717 में दिया गया था। और सैयद ब्रदर्स ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिल करके फर्रुखसियर को फिर मार दिया था। तो यहाँ पे अगर माना जाए सैयद ब्रदर्स की हेल्प से फर्रुखसियर गद्दी पे बैठे थे, और सैयद ब्रदर्स ने ही फिर फर्रुखसियर को मारा था पेशवा यानी मराठास के हेल्प के साथ। इसके बाद ये एक जो टाइम था, यानी कि अगर सैयद ब्रदर्स ने मारा है तो माना जाता है कि फर्रुखसियर ही पहले ऐसे लीडर थे जिनको उनके नोबल्स ने ही मारा था। यानी कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इंटरनल डिस्प्यूट की बात हो सकती है यहाँ पे, जिन्होंने इनको गद्दी पे बैठाया उन्हीं के द्वारा इन्हें मारा गया। तो यहाँ पे आपके लिए सिंपली यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्रुखसियर 1713 से 19 में थे। इनके टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिला था फ्री ट्रेड का बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, सॉरी बंगाल, बिहार, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंस का, जो इनको फ्री ट्रेड का वो एग्रीमेंट मिला था, फ्री ट्रेड का फरमान मिला था। इसके बाद हम लोग देखेंगे रफ़ी उद तजारत एंड रफ़ी उद दौला। ये दो का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था, 1719 में ही ये दोनों किंग बने थे। इसके बाद आते हैं 1719 टू 48, ये टाइम था मोहम्मद शाह का। तो इनके टाइम पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे। इस टाइम पे क्या हुआ था कि ये लोग जो मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को मार दिया था। सैयद ब्रदर्स कौन थे? तो सैयद ब्रदर्स वही थे जिन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी पे बैठाया था, और फर्रुखसियर को बाद में इन्होंने ही मारा था मराठास के साथ मिलकर। तो सैयद ब्रदर्स को फिर मोहम्मद शाह ने मारा था, और 1720 में निज़ाम उल मुल्क के हेल्प से इनको मारा गया था सैयद ब्रदर्स को। और जो मोहम्मद शाह, इनको एक और नाम से जाना जाता है, उनका नाम है रंगीला। और इस टाइम पे ही प्रॉपर फिजिकल ब्रेकअप आप बोल सकते हैं, या तो फिर रीजन अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रांतों में बट गया था। ये प्रांत कौन कौन से थे? तो हैदराबाद बना था 1724 में निज़ाम उल मुल्क के अंडर। तो निज़ाम उल मुल्क जो है उन्होंने हैदराबाद का इस्टेब्लिशमेंट किया था। बंगाल जो था मुर्शिद कुली खान के अंडर था 1717 से, और अवध की स्थापना की गई थी जिसके हेड थे सादत खान, यानी जिनके जो एम्परर थे वो सादत खान थे। 1722 में अवध की स्थापना की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ था मुग़ल का, और अलग अलग प्रांत यहाँ से इमर्ज में थे। अलग अलग जो एम्परर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अलग अलग रीजन्स को बनाया था। नेक्स्ट अगर 1739 में देखें तो नादिर शाह का जो इन्वेंशन था वो भी कब हुआ था? मोहम्मद शाह के टाइम पे हुआ था। और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का भी फर्स्ट इन्वेजन था 1748 में, वो भी मोहम्मद शाह के टाइम में ही हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली ने टोटल 7 अटैक किए थे, और पहला अटैक इनका किसके टाइम पे हुआ था? मोहम्मद शाह के टाइम पे। इसके बाद अहमद शाह का रीजन आता है 1748 से 54 तक। यहाँ पे अब्दाली का इन्वेजन दोबारा और होता है 1749 और 1752 में। इसके बाद अहमद शाह ने सरेंडर कर दिया था पंजाब और मुल्तान को, यानी कि इन्होंने पंजाब और मुल्तान अब्दाली को सौंप दिया था। और 1754 में इमाद उल मुल्क ने इन्हें गद्दी से हटा दिया था। इसके बाद गद्दी से हटाने के बाद इमाद उल मुल्क ने आलमगीर टू को गद्दी पे बैठाया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली सैयद ब्रदर के पहले आप अगर देखेंगे यहाँ से, तो सैयद ब्रदर, उसके पहले जुल्फ़िकार खान, कहीं ना कहीं किंग्स मेकर का इमर्जेंस हो गया था। तो इसके बाद सैयद ब्रदर आए थे। सैयद ब्रदर के बाद फिर अब्दाली का इन्वेज़न होता है, अहमद शाह यहाँ पे गद्दी पे होते हैं, और अहमद शाह को मार करके, हटा करके आलमगीर टू को गद्दी पे बैठाया जाता है इमाद उल मुल्क के द्वारा। तो ये 1754 से 59 तक आलमगीर टू गद्दी पे थे। इनका एक और नाम था अजीज उद्दीन। यहाँ पे 1757 में आप देखेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे हुआ था, और अब्दाली का इन्वेंशन फिर से हुआ था यहाँ पे 1757 में। इन्होंने, अब्दाली ने क्या किया था, इन्वेंशन के बाद आलमगीर टू को किंग बना दिया था, यानी किंग के रूप में स्वीकार करा था। और रोहिला चीफ नजीबुद्दौला को एक प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग मीर बख्शी कहते हैं, उनको यहाँ पे बैठाया था गद्दी पे। फिर हम लोग देखेंगे 1759 से 60 के बीच में शाहजहां 3 आते हैं। ये पपेट रूलर थे किसके? इमाद उल मुल्क के। तो इमाद उल मुल्क ने क्या किया, पहले तो आलमगीर टू को बैठाया, फिर इन्होंने खुद आलमगीर टू को मारा था। इमाद उल मुल्क किल्ड आलमगीर टू एंड देन
ही इस्टेब्लिश्ड अ न्यू रूलर, उन्होंने एक नया पपेट रूलर बनाया था जिनका नाम था शाहजहां III। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1760 से 1806, ये टाइम पीरियड बहुत लंबा था। यहाँ पे शाह आलम II गद्दी पे बैठे थे, इनका नाम अली गौहर भी था। तो इस टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मराठा और अब्दाली के बीच में, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। 12 साल तक ये अपने क्षेत्र में नहीं थे, यानी कि ये अपनी गद्दी पे नहीं थे। उस टाइम पे गद्दी पे कौन था? नजीब-उद-दौला, जबायत खान और गुलाम कादिर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नजीब-उद-दौला कौन है, तो नजीब-उद-दौला शाह आलम के प्रधानमंत्री थे, मीर बख्शी थे। तो जब शाह आलम II एम्परर बने थे, उस टाइम पे इनके जो प्रधानमंत्री नजीब-उद-दौला थे वो काफ़ी पावरफुल थे। तो क्या हुआ, शाह आलम II अपने रीजन को छोड़ के 1760 में ही ये अपने मतलब गद्दी को छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पे रूल कौन कर रहा था? नजीब-उद-दौला, फिर उनके बाद उनके बेटे जबैता खान और देन उसके बेटे गुलाम कादिर, इन तीनों का रूल यहाँ पे रहा था। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। आपको पता है कि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इस टाइम पे शाह आलम II कहाँ पे थे? ये थे अवध में। तो आप जान सकते हैं कि अगर आप फ्यूगिटिव मुगल एम्परर बोलेंगे तो आप किसको बोलेंगे? आप बोलेंगे शाह आलम II को। तो 1772 में फिर क्या हुआ था, इनकी गद्दी इन्हें पुनः वापस मिल गई थी मराठा महादजी सिंधिया के हेल्प से। इसके बाद गुलाम कादिर ने क्या किया था, इनको ब्लाइंड कर दिया था। क्योंकि आप देखेंगे 1772 में क्या हुआ था कि मराठा महादजी सिंधिया और ये जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम II, ये मिल करके इन्होंने जबैता खान को हरा करके गद्दी को लेने की कोशिश की थी, गद्दी को लिया था। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, गुलाम कादिर ने शाह आलम II को ब्लाइंड कर दिया था 1788 ईस्वी में, इसीलिए इनको ब्लाइंड मुग़ल एम्परर भी कहा जाता है। इसके बाद 1803 में प्रोटेक्शन के अंडर आ गए थे, ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर आ गया था मुग़ल एम्परर। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो सुल्तान का जो दिल्ली था वो आज दिल्ली से कभी पालम बन जा रहा था, यानी कि सुल्तान कभी दिल्ली में होते थे तो कभी कहीं और होते थे। तो यहाँ पे पावर इतना ज़्यादा डिप्लीट हो गया था मुग़ल एम्परर का, वो लोग कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए थे, कभी मराठा पे तो कभी ब्रिटिश एम्पायर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस हुआ था काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद 1806 से 37 तक अकबर शाह II आए गद्दी पे। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उनको इंग्लैंड भेजा था। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारे लास्ट मुग़ल एम्परर हैं 1837 से 57 तक, इनका नाम है बहादुर शाह II। इनको पोइट्री का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए इनको जफ़र का टाइटल दिया गया था। तो आप लोग इनको बहादुर शाह जफ़र भी कह सकते हैं। 1857 का रिवॉल्ट इनके टाइम पीरियड पे हुआ था, जिसके बाद इनको रंगून भेज दिया गया था और 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में देखा लेटर मुगल्स कौन कौन थे आफ्टर औरंगजेब। अब हम लोग इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चंस लगते हैं इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए, उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए इसी तरह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीज़न है। तो ये आपका 2003 में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। तो फर्स्ट ये कह रहा है, असर्शन ये कह रहा है शाह आलम II स्पेंड द इनिशियल ईयर्स एज एन एम्परर आउटसाइड दिल्ली। तो जो शाह आलम है उन्होंने अपने सत्ता के प्रारंभिक दिनों को दिल्ली के बाहर व्यतीत किया। रीज़न ये कह रहा है कि यहाँ पे एक तरह का डेंजर हुआ करता था हमेशा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ से, कि वहाँ से किसी ना किसी तरह का फॉरेन इन्वेजन हो सकता है। तो यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि 1760 से 72 तक शाह आलम II ने अपने जो ईयर्स है वो अवध में बिताए थे। तो अवध में 1764 का जो बक्सर वॉर है या फिर 65 में जो इलाहाबाद ट्रीटी है, इस टाइम पे शाह आलम II अवध में थे। रीज़न यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अटैक हुआ था। तो देखिए ऐसा तो नहीं था, यहाँ पे शाह आलम II के टाइम पे इनका जो नोबेल या फिर इनके जो वज़ीर थे, इनके द्वारा गद्दी को ले लिया गया था। यानी कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे जो मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर शाह आलम II का जो रीज़न है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे शाह आलम II के टाइम पे ये 12 साल बाहर थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नजीब-उद-दौला ने गद्दी को ले लिया था। तो यहाँ पे आप सेकंड आपका रीज़न इनकरेक्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांदार शाह रीजन केम टू एन अर्ली एंड।
तो जहांदार शाह का जो रीज़न था वो बहुत जल्दी समाप्त क्यों हो गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है क्योंकि उन्हें उनके वज़ीर के द्वारा हटा दिया गया था। सेकंड है कि वो जब सो रहे थे जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी स्लिप होने से यानी फिसलने से। थर्ड ये कह रहा है ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन अ बैटल, उनको उनके नेफ्यू के द्वारा एक युद्ध में हरा दिया गया था। फोर्थ ये कह रहा है उनको किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा वाइन का कंजम्पशन किया था, वो बहुत ज़्यादा वाइन का कंजम्पशन करते थे। तो यहाँ पे देखिए मेन जो रीज़न था जहांदार शाह के मृत्यु का, आप मान सकते हैं, या उनके हारने का, वो था उनके नेफ्यू के द्वारा उनका बैटल में हारना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर 1730 में फर्रुख सियर ने आगरा के पास जहांदार शाह को एक बैटल में हराया था। इसके बाद फर्रुख सियर ने जुल्फ़िकार खान को भी मार दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो फर्रुख सियर है वो जहांदार शाह के भतीजे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू रिगार्डिंग नादिर शाह इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो नादिर शाह के इन्वेजन के विषय में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? फर्स्ट है अहमद शाह वाज द रीजनिंग मुगल एम्पर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक। नादिर शाह के अटैक के टाइम में अहमद शाह जो थे उनका साम्राज्य था। सेकेंड, इट एक्सपोज द हिडन वीकनेस ऑफ एम्पायर ऑफ मराठा सरदार्स एंड फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज। यहाँ पे जो वीकनेस था मराठा सरदार्स के समक्ष और फॉरेन ट्रेडिंग के समक्ष एक्सपोज हो गया था। मुगल एम्पायर के अंदर जो भी वीकनेस थी ये मराठा के सामने और EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आ गई थी। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेजन नादिर शाह अनेक्स्ड एरियाज ऑफ इंडस टू द पर्सियन एम्पायर। तो इंडस के जो वेस्ट में रीजन था उस रीजन को पर्सियन एम्पायर में नादिर शाह के द्वारा मिला लिया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट है। आपको पता होगा कि अहमद शाह के टाइम पे आक्रमण नहीं हुआ था। आक्रमण जो हुआ था या जो नादिर शाह का फर्स्ट इन्वेजन हुआ था 1739 में, ये कब हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद शाह के टाइम में। तो यहाँ पे अहमद शाह की जगह यहाँ पे आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो सेकंड थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करने के साथ ही। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैदराबाद स्टेट इन 1724। तो 1724 में हैदराबाद स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आपको ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस का साउथ इंडिया में स्प्रेड को दर्शाया गया है इसके द्वारा। सेकंड कह रहा है कि यहाँ पे न्यू पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, जो पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन था मुगल एम्परर का। थर्ड कह रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है मुगल अथॉरिटी का जो भी वीकनेस है उसको। डी कह रहा है इट रिप्रेजेंटेड द मुगल एम्परर ट्रस्ट इन हिज नोबल्स। यहाँ पे इंक्रीज होता है मुगल एम्परर का ट्रस्ट उनके नोबल्स में। तो यहाँ पे हमें पता है कि निज़ाम उल मुल्क के द्वारा 1724 में हैदराबाद स्टेट की जो स्थापना की गई थी वो क्यों की गई थी? क्योंकि जो मुगल एम्परर था कहीं ना कहीं वीक पड़ गया था। उसका इंटरनल वीकनेस की वजह से अलग अलग ऑटोनॉमस स्टेट्स में मुगल एम्परर टूट चुका था। तो यहाँ पे अवध भी बना था, अवध का फॉर्मेशन हुआ था, मुर्शीद कुली खान के अंडर बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था और निज़ाम उल मुल्क के द्वारा 1724 में हैदराबाद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? फर्स्ट कह रहा है कि अहमद शाह के बाद अजीज़ुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी पे वो बैठे थे। सेकंड कह रहा है कि अजीज़ुद्दीन जब दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे तो उन्होंने अपना नाम आलमगीर टू रखा था। और थर्ड कह रहा है कि आलमगीर टू के समय में तीसरी बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। फोर्थ कह रहा है शाहजहां 3 एक मुगल एम्परर बने थे आलमगीर टू के मृत्यु के बाद। तो यहाँ पे देखिए नाम में कन्फ्यूज़न है, लेकिन आपसे सबसे इजी स्टेटमेंट पूछा गया, आपको बस ये पता होना था कि बैटल ऑफ पानीपत किसके टाइम पे हुआ था। तो अभी मैंने डिस्कस किया बैटल ऑफ पानीपत हुआ था किसके टाइम पे। देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत शाह आलम 2 के टाइम पे हुआ था 1761 ईस्वी में। तो 1761 ईस्वी में आप इसको ऐसे भी याद करते सकते हैं कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था शाह आलम 2 के टाइम पे। इलाहाबाद ट्रीटी भी हुई थी इन्हीं के समय में। इनका टाइम पीरियड 1760 से 1806 ईस्वी था। तो आप इस टाइम पीरियड को याद करके बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ आपका नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं
विथ रेफरेंस टू फर्रुखसियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्रुखसियर के रिगार्डिंग आपको नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट को देखना है। फर्स्ट है कि वो जहांदार शाह के बेटे थे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जहांदार शाह के वो नेफ्यू थे और उन्होंने जहांदार शाह को 1713 ईस्वी में मारा था और उसके बाद गद्दी पे बैठे थे। सेकेंड, ही असेंडेड द मुगल थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान, यानी कि जुल्फ़िकार खान की हेल्प से वो गद्दी पे बैठे थे, जबकि ऐसा सही नहीं है। जुल्फ़िकार खान को उन्होंने मारा था, जुल्फ़िकार खान की हेल्प से जहांदार शाह गद्दी पे बैठे थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इनकरेक्ट है। थर्ड पूछा, ड्यूरिंग द रीजन पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वाज अडॉप्टेड। उनके समय में रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। और आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको पता है फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, तो आप ऑप्शन ए को पिक कर सकते हैं। थर्ड आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद मैक्सिमम जो रूलर्स हैं उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया था, ताकि वो अपने साम्राज्य को और भी विस्तृत कर सके और लोगों से उनका अच्छा रिश्ता बना रह सके। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 7 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह द अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को इन्वेड किया था। सेकेंड है आपका, इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड रीजन ऑफ अहमद शाह दैट नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। तो अहमद शाह के टाइम पे नादिर शाह ने इंडिया में इन्वेजन किया था। थर्ड है, अहमद शाह वॉज ब्लाइंडेड एंड डिपोज टू वजीर सफदरजंग। तो अहमद शाह को ब्लाइंड करके किया गया था और हटाया गया था उनके वजीर सफदरजंग के द्वारा। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको पता है किसको ब्लाइंड किया गया था, मैंने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर ये तो ब्लाइंडेड मुगल एम्परर किसको कहा जाता है, शाह आलम को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका शाह आलम 2 बस ब्लाइंडेड मुगल एम्परर, तो उनको ब्लाइंड किया गया था, ना कि अहमद शाह को। तो थर्ड तो ऐसे ही आपका इनकरेक्ट है, तो थर्ड आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपका सी एंड एलिमिनेट हो जाएगा, ए एंड बी बचा। इसमें से आपको देखना है कि नादिर शाह का इन्वेजन 1739 में हुआ, तो इस टाइम किसका वहाँ पे शासन था। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेजन के टाइम में मोहम्मद शाह का शासन था, ना कि अहमद शाह का। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आप आराम से पिक कर सकते हैं, 1 इज़ करेक्ट। मोहम्मद शाह के टाइम में ही अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो आपको बताना है कि ये जो भी शासक हैं उनके टाइम पे क्या क्या हुआ था। फर्स्ट बहादुर शाह 2 एज पोइट्री। सेकेंड है हमारा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड सारे में है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड तो दोनों ही करें। अकबर शाह के टाइम पे अकबर शाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। थर्ड जो है आलमगीर 2 किंगडम फ्रॉम दिल्ली टू पालम। देखिए यहाँ पे एक लाइन था पर्सियन के द्वारा बोला गया था कि कभी दिल्ली होता है इनका किंगडम, कभी पालम, क्योंकि इस टाइम पे मुगल जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका शक्ति कम हो गया था, डिप्लीट हो गया था। तो ये आलमगीर 2 का समय नहीं था, ये समय था शाह आलम 3 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं शाह आलम 2 के टाइम पे, सॉरी शाह आलम 2 है, इनके टाइम पे ही दिल्ली टू पालम कहा जाता था। तो यहाँ पे शाह आलम 2 हो जाएगा आलमगीर 3 की जगह, तब ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे थर्ड को आप एलिमिनेट कर देंगे और फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है। फोर्थ हम लोग देखेंगे, तो अहमद शाह कोर्ट फैक्शंस, फैक्शंस का मतलब होता है गुटबंदी होना। तो अहमद शाह के टाइम में गुटबंदी हुई थी कोर्ट में। देखिए वहाँ पे क्या था, अहमद शाह का आप अगर टाइम पीरियड देखते हैं, जस्ट अ मिनट, अहमद शाह के टाइम पे गुटबंदी शुरू हो गई थी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अहमद शाह सरेंडर्ड पंजाब एंड मुल्तान टू अब्दाली, और इसके अलावा 1748 से 54 में इनका जब रीजन था तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई थी। फर्स्ट तो यहाँ पे इन्वेजन हो गया था 2 बार, तो कहीं ना कहीं शासकों के मध्य गुटबंदी भी शुरू हो गई थी। तो फोर्थ आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका 8 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द रॉयल फरमान ऑफ 1770 रिसीव्ड बाय फर्रुखसियर। देखिए रॉयल फरमान बहुत फेमस है, इस पर आराम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 1717 का जो फरमान था फर्रुखसियर का, उसके बारे में आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो कंपनी ने परमिट कर दिया था बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास का फ्री कस्टम ड्यूटी के तहत उनका ट्रेड, यानी कि आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना और आप ट्रेड कर सकते हैं इन सारे रीजन्स में। कंपनी को और भी परमिट मिला था कि वो अपने क्वाइन को मिंट कर सकते, बना सकते और कलकत्ता को फोर्टिफाई कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, द कंपनी वाज आल्सो ग्रांटेड द राइट टू इशू दस्तक फॉर द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स।
वो लोग दस्तक भी जारी कर सकते थे गुड्स के मूवमेंट के लिए। दस्तक एक तरह का परमिट होता था। तो यहाँ पे देखिए, अगर माना जाए 1857 की लड़ाई के 1757 प्लासी के युद्ध के पीछे का मुख्य कारण, तो यहाँ पे फ़र्रुखसियर का फरमान भी एक रीज़न था, क्योंकि इसके बाद कंपनी का इन्वेजन बंगाल में बहुत ज़्यादा हो गया था, कंपनी का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो इनका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसमें फरमान में ये कहा गया था कि आप बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड भी यहाँ पे करेक्ट है, इनको अपना क्वाइनमेंट करने का और फोर्टिफाई करने का भी, कलकत्ता को फोर्टिफाई करने का भी अधिकार मिल गया था। एंड थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है, इनको दस्तक जारी करने का भी ऑर्डर मिल गया था। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट, द मराठा प्रिंस साहू जी वॉज रिलीज बाई मुगल एम्पर बहादुर शाह वन। तो साहू जी को मुगल एम्पर बहादुर शाह वन के द्वारा रिलीज़ किया गया था। एंड सेकेंड है, वजीर जुल्फ़िकार खान रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन विद राजपूत एंड मराठास। देखिए, जुल्फ़िकार खान कब आए थे? जुल्फ़िकार खान जो आपके सेकेंड मुगल एम्पर थे उनके समय पे थे। तो जो जहांदार शाह थे इसी टाइम पे जुल्फ़िकार खान थे, और इस टाइम पे क्या था ना, औरंगजेब के बाद का टाइम पीरियड था। तो यहाँ पे बहादुर शाह वन ने भी और जहांदार शाह के टाइम में भी राजपूत से और सभी से फ्रेंडली रिलेशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि साहू जी को यहाँ पे रिलीज़ किया गया था बहादुर शाह वन के द्वारा, जो मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था। बहादुर शाह वन ने किसे रिलीज़ किया था? साहू जी को, इनके टाइम पे रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ आपका बोथ इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विथ रिगार्ड टू मुगल रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म जजिया? जजिया के बारे में करेक्ट मीनिंग क्या है? फर्स्ट है काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू, सेकंड है ऑफिस इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, एक ऑफिसर है जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं। थर्ड है आपका पिलग्रमेज टैक्स, एंड फोर्थ आपका टैक्स चार्ज ऑन एनुअल इनकम ऑफ नॉन मुस्लिम्स। देखिए, यहाँ पे जजिया जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस टर्म है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इनका मतलब होता है कि एक टैक्स है जो कि एनुअल इनकम ऑफ नॉन मुस्लिम्स पे चार्ज किया जाता था। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं। पावरफुल नोबल्स फर्स्ट बिगन टू कार्व आउट इंडिपेंडेंट स्टेट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्परर? तो देखिए, आपको बताया है मैंने पहले ही कि 1724 में हैदराबाद की स्थापना हुई थी। इसके बाद यहाँ पे बंगाल की स्थापना हुई थी, मुर्शिद कुली खां के द्वारा सादत खान ने अवध की स्थापना की थी। तो ये सब किसके टाइम पीरियड पे चल रहा था? तो ये सब टाइम पीरियड था मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे ही डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था मुगल एम्पायर का। तो हम लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पे, मोहम्मद शाह जो है 1719 से 1748 इनका टाइम पीरियड था, और इस टाइम पीरियड में हैदराबाद की स्थापना हुई थी, बंगाल बना था मुर्शिद कुली खां के अंडर 1717 में, अवध बना था सादत खां के अंडर 1722 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। देखिए, यहाँ पे आपको इन 12 क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड किया गया है, और इस PDF को आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो वहाँ पे आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस किसी भी तरह का क्वेरी हो, किसी भी तरह का आपको अगर PDF चाहिए MCQ वाले पॉलिटी के बुक का, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, किसी एडमिन मेंबर को मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।